नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक स्टॉक मार्केट क्रैश पूरी दुनिया को 10 साल लंबी तबाही में धकेल सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए महामंदी के कारणों और उसके असर को समझते हैं। ये सिर्फ नंबरों और चार्ट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी तकलीफों की कहानी है। जैसा कि मशहूर लेखक जॉन स्टीनबैक ने कहा था, ये उस हताशा की एक झलक है जिसने उस दौर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। जरा सोचिए, आसपास हर 4 लोगों में से एक बेरोजगार, कोई नौकरी नहीं। यही थी महामंदी की कड़वी सच्चाई। पर सवाल यह है कि आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एक शानदार पार्टी का अंत एक भयानक अंधेरे में हुआ। तो दुनिया इस हाल में पहुंची कैसे? इसकी जड़ें 1920 के दशक में हैं, जिसे रोरिंग ट्वेंटीज़ भी कहा जाता है। एक ऐसा दौर, एक ऐसी पार्टी जो लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन हर पार्टी का अंत होता है, और इसका अंत बहुत ही भयावह था। रोरिंग ट्वेंटीज का मतलब था जैज म्यूजिक, नई नई गाड़ियां और शेयर बाजार से बम्पर कमाई। सबको लग रहा था कि यह अच्छा वक्त हमेशा रहेगा। लेकिन इस चमक दमक के नीचे आसान कर्ज और बेहिसाब सट्टेबाजी का एक खतरनाक बुलबुला फूल रहा था, जो कभी भी फट सकता था। और फिर अक्टूबर 1929 में वो पार्टी अचानक खत्म हो गई। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये कोई धीरे धीरे आई गिरावट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वित्तीय भूकंप था जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। और ये सिर्फ नंबर नहीं गिर रहे थे, लोगों की जिंदगी भर की कमाई, उनके सपने, सब कुछ डूब रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना जाने वाला डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 0 पर आ गया। जो लोग कल तक खुद को अमीर समझ रहे थे, वे रातों रात सड़क पर आ गए। वॉल स्ट्रीट से उठा ये भूकंप जल्द ही पूरे देश में महसूस किया जाने लगा। ये एक ऐसी वित्तीय सुनामी थी जिसने अपने रास्ते में आई हर चीज को तबाह कर दिया। 9,000 से ज्यादा बैंक फेल हो गए, लोगों की जमा पूंजी एक झटके में गायब हो गई, और डस्ट बाउल की वजह से किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये आग सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही। उस समय की दुनिया भी आज की तरह ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अमेरिका का ये संकट पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैल गया। देखिए, जब हालात बिगड़ते हैं ना, तो हर कोई पहले खुद को बचाने की सोचता है। अमेरिका ने भी ठीक यही किया। उन्होंने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास किया। मकसद तो अच्छा था, अमेरिकी नौकरियों को बचाना। लेकिन हुआ क्या? इसने एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू कर दी, और हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गए। दूसरे देशों ने भी बदला लेने के लिए अपने टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे ग्लोबल ट्रेड लगभग रुक सा गया। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, दुनिया के बड़े देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त गिरावट आई, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और भी गहरे संकट में धकेल दिया। इन ट्रेड वॉर्स का नतीजा बहुत विनाशकारी था। जर्मनी को देखिए, जहां की अर्थव्यवस्था पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से कमजोर थी, वहां बेरोजगारी 200% से भी ज्यादा बढ़ गई, और इसी ने हिटलर और नाजी पार्टी के उदय के लिए एक जमीन तैयार कर दी। उस समय एक और बहुत बड़ी समस्या थी गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह था कि हर देश की करेंसी सोने की एक तय मात्रा से जुड़ी हुई थी। इसने मुश्किल समय में सरकारों को अपनी इकोनॉमी में पैसा डालने से रोक दिया, जिससे मंदी और गहरी होती चली गई। ये एक तरह की आर्थिक हथकड़ी थी। तो असली सवाल ये है, आखिर ये सब हुआ क्यों? ये इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, और आज भी अर्थशास्त्री इसके असली कारणों पर बहस करते हैं। एक मामूली स्टॉक मार्केट क्रैश एक दशक तक चलने वाली दुनिया भर की तबाही में कैसे बदल गया? चलिए कुछ मुख्य थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। तो यहां पर ना 2 बड़ी थ्योरीज सामने आती हैं। एक तरफ हैं मॉनेटरिस्ट, जो कहते हैं कि असली प्रॉब्लम पैसे की सप्लाई थी। उनका मानना है कि फेडरल रिजर्व ने बैंकों को डूबने दिया, जिससे मार्केट से पैसा ही गायब हो गया। और दूसरी तरफ हैं किनेशियन, जिनका कहना था कि नहीं, प्रॉब्लम डिमांड की थी। मतलब लोगों का भरोसा टूट गया और उन्होंने खर्च करना ही बंद कर दिया, और जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो इकॉनमी तो ठप होगी ही। एक और काफी दिलचस्प थ्योरी है डेट डिफ्लेशन की। ये एक तरह का दुष्चक्र है। जब चीजों की कीमतें गिरती हैं तो आपके कर्ज का असली बोझ बढ़ जाता है, तो आप कर्ज चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं, जिससे कीमतें और भी गिर जाती हैं और आप कर्ज में और भी गहरे डूब जाते हैं। ये एक आर्थिक दलदल जैसा है। आप जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही और धंसते चले जाते हैं। ये दुष्चक्र महामंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक था। तो इस आर्थिक तबाही से दुनिया बाहर कैसे निकली?
अमेरिका में इसका जवाब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एक बहुत ही साहसिक और विवादास्पद प्रोग्राम के रूप में आया, जिसे न्यू डील कहा गया। न्यू डील ने सरकार के रोल को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने बेरोजगारों के लिए सूप किचन और अस्थायी नौकरियां दी, हूवर डैम जैसे बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए और FDIC जैसे वित्तीय नियम बनाए जो आज भी हमारे बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है। न्यू डील ने यकीनन लाखों लोगों की मदद की और अमेरिकी पूंजीवाद को पूरी तरह से गिरने से बचा लिया। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी। 1930 के दशक के आखिर तक भी अर्थव्यवस्था संघर्ष ही कर रही थी। तो अगर न्यू डील ने महामंदी को खत्म नहीं किया तो फिर किसने किया? अजीब बात है, लेकिन इसका जवाब एक और भी बड़ी वैश्विक आपदा में छिपा है, दूसरा विश्व युद्ध। युद्ध के लिए सरकार के भारी खर्च ने वो काम कर दिखाया जो न्यू डील नहीं कर सकी थी। फैक्ट्रियां दिन रात टैंक, हवाई जहाज और जहाज बनाने लगीं, जिससे आखिरकार बेरोजगारी खत्म हुई और अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकली। महामंदी एक बहुत दर्दनाक सबक था, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान सरकारों और सेंट्रल बैंकों ने 1930 के दशक की गलतियों से सबक लिया और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गिरने से बचाने के लिए तेजी से एक्शन लिया। तो सवाल ये है कि आज की हमारी इस बेहद कनेक्टेड दुनिया में क्या महामंदी जैसा कोई संकट फिर से आ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्थशास्त्रियों और पॉलिसी मेकर्स को आज भी परेशान करता है, और इसीलिए इस इतिहास को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अतीत की गलतियों को दोबारा न दोहराएं।